हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस आपकी बी फार्मा थर्ड ईयर का सिलेबस है। तो यहाँ देखेंगे हम यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में पोर्शन जो कवर कर रहे हैं वो है आईसीएस गाइडलाइन। तो इसमें कंटेंट्स देखेंगे हम, जनरल इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ आईसीएस गाइडलाइन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीएस गाइडलाइन एंड पार्टिसिपेंट्स। तो फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। मोस्ट न्यू फार्मास्यूटिकल्स आर डेवलप्ड इन द यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट एंड जापान. For these reasons, the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use was organized through the cooperations of the regulatory and industries parties in three regions. Was established in 1990 as a joint regulatory and industries project to improve through harmonization. तो यहाँ पे जो बात की गई है वो बात कर रहे हैं हम, जो भी न्यू डोसेस फॉर्म जब भी हम बनाते हैं तो न्यू डोसेस फॉर्म जो होती हैं उसमें हमेशा हमें ध्यान देना होता है उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और उसकी क्वालिटी पे। तो जो भी न्यू फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और जापान में बनाई जा रही थी, मीन्स पहले के टाइम में तो जापान में बनाई जा रही थी, तो इनमें क्या है, कुछ खामियां थी उनकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को लेके। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट और जापान, इन तीनों ने मिलकर क्या है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन अरेंज किया। तो इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया जो भी न्यू डोजेस फॉर्म या कहें न्यू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो बनाई जा रही हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन से पहले उनकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को किस तरीके से हम जज करें जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी न्यू डोजेस फॉर्म को रजिस्टर्ड कर सकें। तो इसके लिए क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पार्टिसिपेंट्स थे आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और जो इंडस्ट्री मीन्स रिसर्च बेस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट थे, इनके बीच में ये कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि हम एक गाइडलाइन प्रोवाइड करें और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक इंडस्ट्री या कहें किसी भी कंट्रीज़ में कोई न्यू डोजेस फॉर्म बनाई जा रही हैं तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट की सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी को मेंटेन करें। तो ये जो गाइडलाइन बनाई गई वो 1990 में इसको रेगुलेट किया गया। The International Conference on Harmonization is a unique project that brings together the regulatory authorities of European, Japan and United States and experts from the pharmaceutical industry in the three regions to discuss scientific and technical aspects of product registration. तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हार्मोनाइजेशन क्या है, एक तरीके का एक प्रोजेक्ट था, किसके लिए, यूरोप, जापान और यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो यूरोप, जापान और यूनाइटेड स्टेट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के जो एक्सपर्ट थे और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने मिलके क्या है, मीन्स इसमें डिस्कस किया, इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया, साइंटिफिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, किसी भी फार्मास्यूटिकल न्यू डोजेस फॉर्म को किस तरीके से हम रजिस्टर्ड करें और उसका रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए हमें। तो इस चीज़ के लिए साइंटिफिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए इस कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के बाद क्या है, एक गाइडलाइन जनरेट की गई, गाइडलाइन बनाई गई और वो गाइडलाइन थी हमारी आईसीएस guideline. The harmonization can be achieved through the development of ICS guideline by a process of scientific consensus with the regulatory and industries expert working side by side. The basic key to the success of this process is the commitment of the ICS regulatory to implement the final guideline. तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हार्मोनाइजेशन पर, उसमें ICS गाइडलाइन को फॉर्म किया गया और ये डिसाइड किया गया कि कोई भी न्यू डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेशंस अगर बनाई जाएंगी, कोई फॉर्मुलेशन बनाई जा रही है, कोई न्यू डोजेस फॉर्म डेवलप की जा रही है किसी भी कंट्रीज़ में, तो वो ये आईसीएस गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो इन जो आईसीएस गाइडलाइन बना दी गई, तो इन आईसीएस गाइडलाइन को फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया एज अ फाइनल गाइडलाइंस की तरह। अब
पर्पस देख लेते हैं ICS गाइडलाइन का। द मिशन ऑफ ICS इज टू मेक द रिकमेंडेशन टुवर्ड द अचीविंग ग्रेटर हार्मोनाइजेशन इन द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निकल गाइडलाइंस एंड रिकमेंड फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सच रजिस्ट्रेशन। तो ICS गाइडलाइन जो है, ICS गाइडलाइन बनाई गई किसी जैसे कोई भी न्यू डोजेस फॉर्म जब हम बनाते हैं तो न्यू डोजेस फॉर्म के प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए ICS गाइडलाइन को फॉर्म किया गया है, जिससे क्या है न्यू फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जो है वो सेफ, इफेक्टिव और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे ICS गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। From the beginning, the ICS intended to prepare harmonization guidance guideline or internationally accepted common text for the development of new pharmaceutical dosage form। तो किसी भी कंट्रीज़ में कोई भी न्यू फॉर्मुलेशंस बनाई जा रही हैं, अगर वो न्यू फॉर्मुलेशन बनाते टाइम पे अगर ICS गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो हर एक कंट्रीज़ में मींस इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल होगा। और क्योंकि जो ICS गाइडलाइन है वो इसी तरीके से फॉर्म की गई है कि किसी भी कंट्री में कोई भी फॉर्मुलेशन बनाई जा रही है तो वो फॉर्मुलेशंस क्या हैं, सेम सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को मेंटेन रखे। It also monitor and update harmonized technical requirement leading to the greater manual acceptance of research and development data। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाटा फॉर्म किए जाते हैं किसी भी न्यू डोजेस फॉर्म को बनाते टाइम पे, तो उस टाइम पे भी क्या है ICS गाइडलाइन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ICS गाइडलाइन हेल्प टू फैसिलिटेट द एडॉप्शंस ऑफ द न्यू और इम्प्रूव टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस विच अपडेट एंड रिप्लेस करंट प्रैक्टिस। तो ICS गाइडलाइन हेल्प करती है किसी भी इंडस्ट्री को या कहें कि जो भी रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं उनको हेल्प करती हैं न्यू ड्रग प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, न्यू टेक्निकल रिसर्च को डेवलप करने के लिए, न्यू अप्रोचेस को डेवलप करने के लिए। तो हर एक टाइम पे ICS गाइडलाइन हेल्प करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। To promote public health, prevent duplication of clinical trial in humans, minimize the use of animal testing without compromising safety and effectiveness। अगर ICS गाइडलाइन को फॉलो करके आप कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, एक तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी होगी, दूसरा क्या है पब्लिक हेल्थ को प्रमोट भी करेगी और क्लिनिकल ट्रायल के डुप्लीकेशन से भी बचाएगी। जो ह्यूमन पे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसके डुप्लीकेशन से भी बचाएगी। किसी भी ह्यूमन के लिए वो यूज़ में सेफ, इफ़ेक्टिव होगी और एनिमल टेस्टिंग को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं ICS गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और इससे क्या है आपकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पे भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ICS गाइडलाइन, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मोर इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो मोस्टली यूज़ किसका होता है, ह्यूमन, एनिमल्स और मटेरियल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है किसी भी न्यू डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। तो ICS गाइडलाइन मेन इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करती है इन सारी चीज़ों के लिए। रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम एंड अनवांटेड डिले ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। जब भी कोई न्यू मेडिसिन बनाई जाती है तो उसमें क्या है काफ़ी लंबा टाइम लगता है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के टाइम को भी क्या करते हैं ICS गाइडलाइन मिनिमाइज़ करती है। अगर ICS गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है उसमें टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेफ़, इफ़ेक्टिव और उसकी क्वालिटी भी बेटर होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है अनवांटेड ह्यूमन ट्रायल्स भी कम हो जाते हैं, एनिमल टेस्टिंग भी मिनिमाइज हो जाती है ICS गाइडलाइन को फॉलो करके जो भी फॉर्मुलेशन बनाई जाती हैं। तो इस वजह से क्या है आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी न्यू डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए वो टाइम रिड्यूस हो जाता है। क्रिएट गाइडलाइन टू एंश्योर दैट द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी इज अप्लाइड टू द ड्रग डेवलपमेंट। तो ड्रग डेवलपमेंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट सेफ्टी कि किसी भी ह्यूमन यूज़ के लिए वो सेफ़ रहे, इफ़ेक्टिव रहे। तो इस चीज़ को गाइडलाइन के थ्रू या कहें ICS गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं। जब हमारे जो ICS गाइडलाइन है, जो ICS गाइडलाइन बनाई गई थी तो उसमें कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट्स किया ICS गाइडलाइन को फॉर्म करने के लिए। तो इसमें जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये 6 पार्टिसिपेंट्स कहाँ के हैं, यूरोप, जापान और USA के हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के प्लस रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट। तो इनको मिला के क्या है
6 ICS पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ICS गाइडलाइन को जनरेट किया। तो फर्स्ट क्या है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं जिसको, यूरोपियन फेडरेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर जापान, जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एंड एसोसिएशन, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ अमेरिका। तो ये 6 पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्या हैं, ICS गाइडलाइन को फॉर्म करते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये आपके जनरल इंट्रोडक्शन था ICS का। हमने इसमें देखे एक क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है ICS गाइडलाइन की, क्यों ज़रूरी है, किस लिए हमने ICS गाइडलाइन को फॉर्म किया है। ठीक, तो 3 कंट्रीज़ ने मिलके इस गाइडलाइन को फॉर्म किया है, यूरोप, जापान एंड USA। और ये गाइडलाइन क्या है, हर एक कंट्री में फॉलो की जाती है किसी भी फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए, न्यू फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, न्यू इनोवेशंस के लिए, और प्रोडक्ट की सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी को मेंटेन रखने के लिए।